हाय कमांडोज, आप सभी का जोरदार स्वागत है गाइडेंस एंड मेंटरशिप सेशन बाय योर कमांडर आरवाई सर। और आज का जो टॉपिक है वो है कि हम अपने नोट्स को किस तरीके से बनाएं जिससे कि हम उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएं। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई रोल प्ले करेगा तो वो है आपके क्लास नोट्स। और दूसरा, रिवीजन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे ना, और वो भी इफेक्टिवली, तब तक आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिएगा, आप एक बहुत अच्छी रैंक तक नहीं पहुंच सकते। मैंने कई बार देखा है कि जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं उनको इन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में नहीं पता होता है। आज मैं वो सारे पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं जो कि मेरे वो स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छी रैंक्स तक पहुंचे हैं उन्होंने फॉलो किया है, या जब मैं जेई की तैयारी किया करता था उस समय मैं फॉलो किया करता था। और आप ये विश्वास मान करके चलिए कि अगर आपने उन सभी पॉइंट्स को शिद्दत से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना, तो धीरे धीरे तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्लास नोट्स किस तरीके से बनाए जाए। दोस्तों, जब भी कोई आपका लेक्चर स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले नोट्स के टॉप कॉर्नर में एक तरफ आप डेट लिखिए और दूसरी तरफ लेक्चर नंबर लिखिए कि वो कौन सा लेक्चर है। जैसे कि सपोज आप काइनेमेटिक्स देखना स्टार्ट किए, तो जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो वहां पे मान लीजिए वो काइनेमेटिक्स का 5th लेक्चर है, तो आप राइट कॉर्नर में लेक्चर नंबर लिखिए और लेफ्ट कॉर्नर में आप क्या करिए, डेट लिखिए। ये बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कभी फ्यूचर में आप 3 या 4 महीने बाद आप उस लेक्चर नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं और उस समय आपको अगर कोई डाउट आया, तो अगर आपने लेक्चर नंबर लिखा हुआ है तो आप वहां जाकर के रिकॉर्डिंग को तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने देखा है कि ऑनलाइन के दौरान जब क्लासेस चल रही होती हैं तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि क्लास के दौरान मैं सिर्फ सुनूंगा और समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं लिखूंगा, और मैं क्लास के एंड होने के बाद में अलग से रिकॉर्डिंग को देख करके या फिर पीडीएफ को देख करके लिख लूंगा। ये आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो सच में बता रहा हूं कि दोस्तों, आपका परफॉर्मेंस जो है ना वो इंप्रूव हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बाद में बना लूंगा और मैं अभी सुन लेता हूं, तो उस केस में क्या होगा ना, आप अपना 100% फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आप सुन रहे होंगे तो क्या होगा कि 4 से 5 मिनट बाद एकदम से आप डेविएट हो जाएंगे, है ना। आपको एकदम से याद आएगा कि यार, इस बार तो आरसीबी आईपीएल जीत गई, यार घर में क्या खाने में बना हुआ है, यार स्कूल में मैंने उसको मैसेज किया था उसका रिप्लाई नहीं आया। मतलब डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आप हर 10 से 15 मिनट बाद इधर उधर किसी और दुनिया में खो जाओगे। लेकिन जब आप नोट्स साथ ही साथ बना रहे हो, मतलब सुन रहे हो लिख रहे हो, सुन रहे हो लिख रहे हो, इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर ने स्लाइड चेंज कर दी और हम सारे कॉन्सेप्ट नहीं लिख पाए, लेकिन अगर आप बहुत फोकस होकर के सुन रहे होगे ना, तो 75% चीजें आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, आप भी पहले सुना करो कि टीचर ने क्या बोला है, ठीक है। सुनने के बाद फिर लिखा करो। मैं कई बार देखता हूं कि स्टूडेंट्स या तो सिर्फ लिखते ही रहते हैं, सुनने पे फोकस ही नहीं होता। नहीं, आप सुने और ब्रेन में उस चीज को रिकॉल करें और फिर लिखें। इस तरीके से करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी जो है वो उस लेक्चर में डिवोट हो रही होगी, उससे डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। और दूसरा कि आपके पैरेलली नोट्स भी बनते जाएंगे, और साथ ही साथ में क्या होगा पता है, कि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। अब नोट्स में क्या क्या होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर नोट्स में क्या क्या लिखूं। देखो, नोट्स में आपकी सारी जितनी भी चीजें वहां पे बताई जा रही है ना, उन सब की डेफिनेशंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डेफिनेशंस होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी डेरिवेशंस बताए जा रहे हैं वो सारे डेरिवेशन आपको अपने नोट्स में लिखने होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल करके आपको बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, वहां पे ये डेफिनेशंस डेरिवेशंस बहुत काम आती है। अब आप बोर्ड एग्जाम के लिए अलग से नोट्स थोड़ी ना बनाओगे यार, है ना। अगर हम जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जेई की तैयारी और बोर्ड की तैयारी ये पैरेलल चल रही होती है। तो हमें जो भी डेफिनेशंस क्लास में लिखवाई जा रही है साथ ही साथ लिखते जाएंगे, डेरिवेशन जो कराए जा रहे हैं पैरेलली हम लोग करते रहेंगे। और अब बात आती है सर क्वेश्चंस लिखने या नहीं लिखने, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखो सुनो, अगर क्लास में टीचर खुद उस क्वेश्चन को लिख रहा है तो जरूर लिखो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराने होते हैं, ऑनलाइन में प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि वहां पर हम इंटरेक्ट बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो टीचर्स आपके टाइप्ड फॉर्मेट में लेकर के आते हैं, जैसे कि पीवाईक्यूज वगैरह टाइप्ड फॉर्मेट में होते हैं।
और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बोलो एग्री करते हो? तो वो जो टाइप्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको नोट नहीं करना होता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। क्योंकि अगर उन टाइप्ड क्वेश्चन को आप नोट करने लग गए ना, तो आपकी एनर्जी क्वेश्चन सॉल्विंग की बजाय क्वेश्चंस को छापने में चली जाएगी, और इस तरीके से आप अपने जीवन का बहुत कीमती समय वेस्ट कर रहे होंगे। हमें अपनी एनर्जी जो है वो किन चीजों में लगानी है? कॉन्सेप्ट्स को सीखने में लगानी है, फॉर्मूलों को याद करने में लगानी है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर हमें ध्यान देना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। लेकिन हम क्या करते रहते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम टाइप्ड क्वेश्चंस को लिखते रहते हैं। आपको क्या करना होता है ना, जो टाइप्ड क्वेश्चंस है ना, सुन लो ध्यान से, उन टाइप्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर लिखो, ठीक है, कि वो क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक। और साथ ही साथ उस क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें मास दिया है, आपको लेंथ दी गई है, वेलोसिटी दी गई है सपोज, तो वो डेटा लिखिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। याद रखिएगा, पहले खुद से अटेम्प्ट करिए, फिर टीचर का सॉल्यूशन देखिए। ये दोनों प्रोसेस पैरेलल होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, खुद से ट्राई नहीं करते, ट्राई करिए, ठीक है। और मैंने ये भी देखा है कि कई बार स्टूडेंट जब खुद से ट्राई करते हैं तो पैरेलल बगल में कोई वो दूसरी कॉपी रखते हैं और उसमें ट्राई कर रहे होते हैं। भाई साहब, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार अगर गलत हो गया तो मुझे काटना पड़ जाएगा, और अगर मैंने काट दिया तो मेरे नोट्स सुंदर नहीं दिखेंगे। नोट्स का सुंदर दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नोट्स के आपको कोई असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये नोट्स आपके खुद के हैं, आपकी राइटिंग कैसी भी हो। हमारे नोट्स सुंदर नहीं होने चाहिए। हमारे नोट्स जो हैं उसमें हर वो चीज जो क्लास के दौरान बताई गई है वो लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि जो डेटा गिवन है वो लिखिए, आपने जो सॉल्व किया वो भी लिखिए। अगर आपने कहीं पे कोई मिस्टेक करी है तो आप उसको ऐसे गोला कर दीजिए, और बगल में जब टीचर उसको सॉल्व करता है तो वो सॉल्यूशन भी लिखिए। इससे पता है क्या होगा? जब कल आप रिवाइज करने जाओगे ना, तो आपको पता होगा कि आपने कहां पे मिस्टेक्स की थी। और जब आपको पता होगा कि आपने ये मिस्टेक की है, तो उसका फायदा पता है कहां पे मिलेगा? उसका फायदा आपको सिली एरर्स को मिनिमाइज करने में मिलेगा। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि सर क्लासेस जब हम टेस्ट देते हैं तो उस दौरान हमसे बहुत सारे सिली एरर्स होते हैं। तो भाई वो सिली एरर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। तो हमसे जो भी मिस्टेक्स हो रही है वो हमेशा हमें ऐसे मार्क करके रखनी चाहिए, सॉल्यूशंस लिखिए। तो टाइप्ड क्वेश्चंस को मत लिखिए। हां, अगर कोई एक ऐसा टाइप्ड क्वेश्चन है कि टीचर ने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन अगले साल आ सकता है, तो अगर टीचर बार बार किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एम्फेसाइज कर रहा है, या फिर वो क्वेश्चन जो है उससे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ नया सीखने को मिला, तो इन दैट सिचुएशन आप लिख सकते हैं। समझ में आया? और जो क्लास में क्वेश्चन लिखे जाए वो तो आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है भाई। तो ये पैरेलल प्रोसेस आपको फॉलो करनी है भाई। कोई भी लेक्चर के बाद नोट्स ना बनाए, कोशिश करें लेक्चर के दौरान ही अपने नोट्स को बनाने की। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 100% नोट्स बन जाएंगे, थोड़ी बहुत कमी कहीं भी रह जाएगी, उसको हम बाद में कवर कर सकते हैं। और एक और काम करना है, जैसे कोई भी लेक्चर खत्म होता है, उस लेक्चर के खत्म होने के बाद आपको अपने नोटबुक में कम से कम एक पेज ब्लैंक छोड़ देना है। अब आप सोच रहे होंगे सर इससे तो बर्बादी होगी। नहीं नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम उस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स हमें धीरे धीरे और भी समझ में आने लगते हैं, या जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या किसी रेफरेंस बुक को पढ़ रहे होते हैं तो वहां से कोई कॉन्सेप्ट या कोई ट्रिक हमें पता चलती है। तो हर लेक्चर के बाद अगर आपके पास एक ब्लैंक पेज होगा तो वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट ट्रिक जो होगी वो वहां पे आप लिख पाएंगे। और लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो 4 या 5 दिन बाद नहीं है, वो यहां पर आपके कई महीनों बाद होने वाला है। समझ रहे हैं? तो हर लेक्चर के बाद एक ब्लैंक पेज जरूर छोड़ना है, आप सभी को दिमाग में रखिए। और आपको अपने क्लास नोट्स में हर वो कॉन्सेप्ट जरूर मेंशन करना है जो टीचर ने बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टीचर ने कोई डेरिवेशन के एक फॉर्मूला लिखा, बोला यार ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूले को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। मतलब ये तुम्हारा कोड वर्ड होना चाहिए कि जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर बंद हो रही है वो दिमाग के अंदर फ्रीज हो रही है। क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर क्यों बंद कर रहे हैं अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि बाद में हमें शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अभी आते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट, कुछ लोग होता है रफ और फेयर नोटबुक। भाई ये क्या होता है? सर मैं पहले अभी रफ में लिखूंगा नोट, बाद में मैं लेक्चर की पीडीएफ से फेयर नोट्स बनाऊंगा। भाई जेई की तैयारी कर रहे हो,
मजाक मत बनाओ, इतना समय नहीं होता। यहाँ पे हमें मल्टीपल अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। ये रफ और फेयर नोटबुक इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना यार, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन। एक ही नोटबुक होगी, चाहे आप उसे रफ बोलो चाहे आप उसे फेयर बोलो, ठीक है। नोटबुक आपकी है, ये रफ फेयर दो दो कॉपियां नहीं बनानी होती भाई। अपना समय नोट्स बनाने में मत लगाओ। आप किसी आर्ट्स के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है कितना काउंट होना चाहिए, कितनी नोटबुक बनानी है। देखो एक तो आपके क्लास नोट्स होंगे, एक क्या होंगे, आपके क्लास नोट्स होंगे, याद रखना भाई। यस, एक होगा आपके क्लास नोट्स, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जब एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा तो आप चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, और जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार आज की क्लास में जो 10-12 चीजें बताई है ना, उनमें से या 2 या ये 3 कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट्स के अंदर बंद करते जाते हैं, और बाद में हमें क्या करना होता है, जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक तो शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। ये शॉर्ट नोट्स तुम्हें अभी काम नहीं आएंगे बहुत ज्यादा, लेकिन बाद में रिवीजन के दौरान दोस्तों ये शॉर्ट नोट्स जो है ना वो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन शॉर्ट नोट्स चैप्टर के साथ में नहीं बनाने, जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बनाने। शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, याद रखना, क्योंकि आपको खुद पता है कि आपके नोटबुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में क्या सर क्वेश्चन होने चाहिए, नहीं। शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो वो होना चाहिए, कोई ग्राफ वगैरह है तो वो होना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। इसके अलावा दोस्तों होमवर्क के लिए कितनी नोटबुक होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि होमवर्क के लिए आपके पास 2 नोटबुक होनी चाहिए। कितनी, 2। जैसे आप एक मोटी सी नोटबुक ले लीजिए, उसके 2 हिस्से कर दीजिए। 2 हिस्से मतलब ये नहीं कह रहा फाड़ देना, समझ रहे हो। 2 हिस्से करने का मतलब है कि आगे का हिस्सा, और मतलब 2 पार्ट बना लीजिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जैसे आपने 2 नोटबुक ली, तो एक नोटबुक में क्या करिए कि आप जो भी डीपीपीस करते हैं या जो भी मॉड्यूल्स करते हैं उसको उसमें सॉल्व करिए। और जब भी आप कोई भी डीपीपी सॉल्व करने जा रहे हैं ना, तो वहां पे पेज पे लिखिए कि ये डीपीपी नंबर 15 है। इससे क्या होगा कि कल अगर जब आपको रिवीजन करना होगा और मान लीजिए डीपीपी नंबर 15 में आप क्वेश्चन नंबर 5 में अटक गए, तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम आपने ये कहां पे अटेम्प्ट करी थी। हम लोग क्या है कि ऐसे ही रफली करते रहते हैं दोस्तों, इससे बहुत दिक्कत होती है। बाद में रिवीजन कैसे करोगे, बाद में क्या करोगे। मान लो डीपीपी नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपको डाउट आ गया, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप कहां से ढूंढोगे, कहां पे सर्च करोगे। तो इसलिए सॉल्यूशंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रफ फेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई डीपीपी नंबर 15 मैंने कहां पे सॉल्व करी थी। तो कॉपी का आधे हिस्से में इधर हम डीपीपी सॉल्व करते हैं और आधे हिस्से में हम क्या करते हैं, मॉड्यूल को सॉल्व करते हैं। मतलब आप अपना होमवर्क मेंटेन करिए। और जो दूसरी नोटबुक है, उस नोटबुक में आप जो भी एडिशनल मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं या कोई रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे हैं या पीवाईक्यूज वगैरह कर रहे हैं, तो आप उसके लिए उस वाली बुक को रेफर करिए, ठीक है जी। तो भाई 2 होमवर्क की नोटबुक आप रख सकते हैं, एक क्लास नोट्स रखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। ये है पूरा प्रोसेस। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो भाई मेरा मानना है कि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएंगे, क्योंकि एट द एंड आपका रिजल्ट मैटर करेगा। अच्छा एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चों को हाईलाइट्स करने का शौक होता है ना, मतलब अपने नोट्स को एकदम बिल्कुल कलरफुल बना देते हैं। ऐसा लगता है कि भाई साहब सतरंगी एकदम होता है ना कि रेनबो बना दिया। कई बार तो ऐसा लगता है देख करके कि ऐसा ब्रश निकाल करके यूं भैया पेंट चल रहा है? कहीं पे लाल, हरा, पीला, नीला, मेरा भाई ब्यूटीफुल है। क्या भाई क्या कर रहे हो, नहीं नहीं। हाइलाइटर अगर आप यूज करते हो तो उसका सही तरीके से यूज करो। हाईलाइट उसी फॉर्मूला या उसी कॉन्सेप्ट को करो जिस पर टीचर तुम्हें क्लास में कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में फीड करो, इस पे सवाल आ चुका है। या फिर जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे तो तुमने देखा कि यार ये फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। जब जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुमने 10 में से 4 सवाल एक ही फॉर्मूले पे देखे, तो वहां पे चीजों को हाईलाइट करो। ये नहीं है कि भाई साहब पूरी नोटबुक ही कलरफुल कर रखी है, पता चले कि भैया चलो भैया कलर करेंगे, ओहो यहाँ पे लाल कर दिया, फिर उसके नीचे यहाँ पे हरा कर दिया। ओ भाई ये सब नहीं करना है, नहीं नहीं प्लीज, ठीक है। इससे क्या होगा कि अदरवाइज दिखने में वो भले तुम्हें अच्छे लग रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे काम नहीं आ पाएंगे, है ना। और आपको वहां से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है।
तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या करना है। एक बार मैं क्विक रिवाइज करा देता हूं दोस्तों। जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट होगा, डेट और लेक्चर नंबर जरूर मेंशन करिएगा। नोट्स क्लास के साथ ही साथ जरूर बनाइए। जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितनी भी डेरिवेशन है, साथ ही साथ लिखने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारी चीजें लिख पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे तो मेरा मानना यह है कि एटलीस्ट 60 to 70% नोट्स जो है वो क्लास के दौरान बन जाएंगे और आपका टाइम सेव होगा। नोट्स दिखने में भले सुंदर ना हो, लेकिन नोट्स में हर वो कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए जो क्लास में आपको पढ़ाया गया है। टाइप क्वेश्चन सारे लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जरूर लिखिए, क्वेश्चन नंबर जरूर आप मेंशन कर दीजिए। और इसके अलावा जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस या क्लासेस के बाद, तो वहां पर याद रखिएगा कि जो भी जहां भी मिस्टेक्स हो रही है उनको मार्क करिए। और हर लेक्चर के बाद एक ब्लैंक पेपर छोड़ना है। और जब वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, एक और बात सुन लेना, जब वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद भी क्या करना है, कम से कम 4 से 5 पेज आपको ब्लैंक छोड़ने हैं। पीछे वाली जनता सोच रही है ले बर्बादी करवा रहे हैं सर। एक और पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, ब्लैंक पेजेस कम से कम 4 से 5। क्यों, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आप जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए कोई ना कोई रेफरेंस बुक को फॉलो करोगे, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, मान लीजिए एनसीईआरटी में आपको कोई एक पर्टिकुलर लाइन बड़ी फेवरेट लगी, आपको लगा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिखोगे कहां, उसके लिए आप अलग से नोटबुक बनाओगे नहीं। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जब कोई भी चैप्टर बाइंड अप होता है तो प्लीज मेक मतलब लेफ्ट कर दीजिए कितने, 4 से 5 पेजेस। ये आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा। तो ये तो कहानी थी कि पूरे कि हाउ टू मेक द क्लास नोट्स। अगला आते हैं रिवीजन। भैया बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता। जीवन में तुम कितनी भी मेहनत कर लेना, अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप कुछ सीख ही नहीं सकते। क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं ना तो धीरे 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 हमारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते हैं और साथ ही साथ हमें चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आना स्टार्ट होती हैं। लेकिन रिवीजन करना कैसे होता है, सबसे पहले तो हमें अपने क्लास नोट्स को कैसे रिवाइज करना है घर जाकर के। आप लोग सभी लोग क्लास नोट्स को रिवाइज करते होंगे घर जाकर के, है ना, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता होगा। मैं देखता हूं कि लोग घर जाते हैं, नोटबुक खोल करके बैठ जाते हैं, पेज पलटने लग जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो लिखे होते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं और यूं पढ़ते रहते हैं। भैया ये बेवकूफी मत करो, स्मार्ट बनना पड़ेगा। जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, इनको फॉलो मत करो। ये कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं है, ये तेरे जेई एग्जाम की तैयारी है। सुनना ध्यान से, घर जाके जब क्लास नोट्स को रिवाइज करना है तो क्या करना है, सुन। घर गए, एकदम से रिकॉल करो कि आज क्लास में क्या पढ़ाया गया था और एक अपनी नोटबुक लेकर के बैठ जाओ, ठीक है। मतलब आपका कोई भी ब्लैंक पेपर हो सकता है, ठीक है, और उस पर लिखना स्टार्ट करो कि आज क्लास में क्या पढ़ा है। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो कंडक्टर है, तो सोचो कि आज क्लास में क्या पढ़ा है। एंड यू विल ट्राई टू थिंक, तो कुछ भी याद नहीं आएगा, दिमाग पे एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और दिमाग एकदम से ब्लैंक होने लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जोर डालोगे तो क्लास में कोई ना कोई कहानी याद आ जाएगी, कोई जोक याद आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमें हमेशा याद रहती है ना। वहां से क्या करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा। क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा, और इस तरीके से लिंक से लिंक कनेक्ट होते जाएंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आपने, इसे बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है भाई साहब, दिमाग का झाग निकलना शुरू होता है। इस ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपको देने हैं कम से कम 20 से 25 मिनट बिना नोटबुक देखे। आप नोटबुक नहीं देख रहे, सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, फॉर्मूलों को लिख रहे हैं। हो सकता है फॉर्मूला गलत ही लिख रहे हो, लेकिन दिमाग पे जोर डाल रहे हैं। ट्रस्ट मी, आपको मजा आएगा और थोड़ा सा दर्द भी होगा, लेकिन यही दर्द तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाएगा। 20 से 25 मिनट ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर जाकर के तुम अपने क्लास नोट्स को ओपन करो, ठीक है। और ये देखो, जो भी चीजें तुमने रिकॉल करी हैं, इसको बोलते हैं रिकॉल करना, ठीक है। जो भी चीजें तुमने रिकॉल कर करके लिखी है, क्या वो सही है या नहीं है। हो सकता है उसमें कहीं पे कोई गड़बड़ हो, कोई फॉर्मूले में स्क्वायर की जगह आपने क्यूब कर दिया हो, तो इसका मतलब है ये वो चीजें जो तुम भूल गए थे, उसको हाईलाइट कर दो, वहां पे मेंशन कर लो कि यहां स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसी भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। मान लो आपने दिमाग पे बहुत जोर डाला और क्लास में जो पढ़ाया गया था उसमें से 20 से 25 मिनट में आप सिर्फ 60% चीजें ही रिकॉल कर पाए, मतलब 40% चीजें मेरे लाडले तुम्हें याद ही नहीं आ रही हैं। तो क्या है, इसका मतलब है वो 40% वो चीजें हैं जो मेरा दिमाग अभी तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है, मतलब जिनके भूलने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है उस पर एम्फेसाइज करो, दोबारा से पढ़ो, अंडरलाइन करो, बोल बोल करके पढ़ो। इस तरीके से पढ़ा करो जैसे कि तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा छोटा भाई बहन बैठा हुआ है और तुम उसे समझा रहे हो।
इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होने लग जाते हैं, क्योंकि आप उसी चीज को समझा सकते हो जो तुम्हें खुद आती हो। और अगर तुम नहीं समझा पा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें खुद नहीं आती है, तो तुम्हें और एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से अगर तुम अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करोगे ना, तो वाकई में तुम्हें मजा आएगा। और जब कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद कभी भी रिवीजन करना हो ना, तो रिवीजन के दौरान भी आप पहले एक बार शॉर्ट नोट्स को देखिए, सारे फॉर्मूलों को लिखिए, उसके बाद नोट्स के वो क्वेश्चन जो तुमसे ड्यूरिंग द क्लास नहीं हुए थे, नोट्स के वो क्वेश्चन जो करने के बाद भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उन क्वेश्चंस को दोबारा से रीअटेम्प्ट करना है। उन क्वेश्चंस को दोबारा से आपको क्या करना है, रीअटेम्प्ट करना है। तो देखिए ये है पूरी प्रोसेस इफेक्टिवली अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करने की। ठीक है, तो आई होप सो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स थे जो कि इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी मैं आगे भी इस तरह के और भी गाइडेंस सेशन आपके लिए लाता रहूंगा। ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप और किन किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाऊं, और मैंने जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स को पढ़ा है उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।